इस बीच बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। बागपत से प्रवीण बंसल को टिकट मिला है, वहीं सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया है, कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट। वहीं मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद से इरफान सैफी को प्रत्याशी बनाया गया है, रामपुर से जीशान खान को टिकट दिया गया है, संभल से शौकत अली को प्रत्याशी बनाया गया है। तो 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहां पर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तमाम नामों को लेकर भी हम आपको जिक्र बता रहे हैं। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया है, इसके साथ साथ कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट और साथ ही साथ नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। मुरादाबाद की बात करें तो इरफान सैफी को प्रत्याशी बनाया गया है, रामपुर से जीशान खान को टिकट दिया गया है। संभल की बात करें तो शौकत अली को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये 16 नाम फाइनल हुए हैं। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया गया है, मेरठ से देवव्रत त्यागी को टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, देखिए प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर हुआ है, 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान सीधे तौर पर यहां पर किया गया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की आधिकारिक तौर पर ये पहली लिस्ट है। 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। इससे पहले तमाम जनपदों में जो प्रत्याशी थे उनके नामों का ऐलान जिला अध्यक्ष की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय है उसकी तरफ से ये फाइनल लिस्ट जारी की गई है 16 प्रत्याशियों की। ये 16 सभी उम्मीदवार जो है वो बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे और बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में होंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके जो भी प्रत्याशी होंगे उनका चयन बहुत ही गंभीरता के साथ किया जाएगा। उन्हें बसपा को ऐसे प्रत्याशी चाहिए जिनकी क्षेत्र में छवि अच्छी हो और जो अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम करते हैं। यही हो जाए कि आप बसपा की देखिए लिस्ट सबसे देरी में जो है सब जारी हुई, सारी पार्टियों की लिस्ट तब तक आ चुकी, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। बहुजन समाज पार्टी ने लगातार ये दावा किया था कि उनके प्रत्याशियों की सूची होगी वो बहुत ही समीकरणों के आधार पर होगी। अभी 16 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई है उसमें खासकर के पश्चिम की सीटें अगर आप देखें तो पश्चिमी जो पहले और दूसरे फेज में चुनाव होना है, दूसरे फेज में चुनाव होना है, वहाँ के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी और भी आगे जो सूची है वो जारी करेगी। फिलहाल बसपा की तरफ से 16 अधिकृत प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित कर दिए गए। जी बिल्कुल निखिल, और ऐसे में जब ये 16 नाम अब सामने आ गए हैं, सबसे पहले ये बताइए कि देखिए जिस तरीके से ये तमाम ये नाम हैं, इसमें सबसे अगर बदलाव की बात की जाए, क्या कोई बदलाव यहाँ पर? नहीं, देखिए बदलाव कोई नहीं किया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। जैसा मैंने कहा कि बसपा की तरफ से जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनकी सूची जारी की गई है जो केंद्रीय कैंप कार्यालय लखनऊ में है। अभी तक जनपदों में जो जनपदों के जो पदाधिकारी थे वो अपने अपने प्रत्याशी जिनका नाम इसमें शामिल है जिस लिस्ट में, वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे थे। लेकिन सब कुछ तय करने के बाद, सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद बसपा प्रमुख कार्यालय बसपा प्रमुख की तरफ से अब ये सूची जारी की गई है। इसे बसपा कार्यालय की तरफ से जारी सूची माना जाए तो सभी 16 प्रत्याशी जो है वो उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है और आने वाले समय में जल्दी और सूचियों पर जो है वो नामों का ऐलान होगा। बसपा प्रमुख मायावती लगातार जो तमाम क्षेत्र में पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं उनसे संपर्क कर रही है, उनके साथ बैठक कर रही है, समीकरणों को समझने की कोशिश कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने पहले ये कह दिया था कि अब जो प्रत्याशी चाहिए वो बेहतर प्रत्याशी चाहिए और जो चुनाव जीतने में सक्षम हो वो प्रत्याशी चाहिए कि जातिगत समीकरण, जो क्षेत्रीय समीकरण को पूरी तरीके से पूरा करता है उस क्षेत्र में, उस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। जी निखिल, ऐसे में काफी दिनों से इंतजार भी था और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि काफी मंथन किया गया पार्टी के भीतर ही और इसके बाद अब ये नाम सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए पार्टी में कई स्तर पर मंथन किया जाता है। जब भी बसपा अपने उम्मीदवारों का चयन करती है तो कई स्तर पर मंथन किया जाता है। पहले जो जिले की कमेटियां हैं वो नामों के सुझावों को भेजती हैं, उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर है जो उनके पास पहुंचता है, वो जो कोऑर्डिनेटर उन नामों में जो है नामों का बेहतर नामों का चयन करते हैं और उसके बाद जो प्रदेश की कार्यकारिणी है उसके पास जो है ये नाम आते हैं और उसके बाद सबसे आखिरी में बसपा सुप्रीमो मायावती को ये नाम बताए जाते हैं। इन क्षेत्रों से जो है संगठन के लोगों ने इन नामों को भेजा है। उसके बाद बसपा प्रमुख मायावती तमाम पदाधिकारियों के साथ खुद बात करती है। उसके पीछे कारण ये है कि वो चाहती है ऐसा प्रत्याशी हो जिसकी समाज में
छवि बेहतर हो। उसके बाद प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया था और इसी क्रम में आप देखें कि जहां दूसरी पार्टियों की जो है बड़ी संख्या में अब तक प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं, वहीं बसपा की तरफ से बात अभी 16 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। जी बिल्कुल निखिल, और ऐसे में ये भी जानना बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि समीकरण क्या कुछ यहाँ पर साधे गए हैं इन नामों के जरिए, वो कौन कौन से समीकरण खासतौर पर ध्यान में रखे गए हैं? देखिए, सहारनपुर में माजिद अली को टिकट दिया गया है। इसके पीछे मकसद ये है कि दरअसल वहां पर जो समीकरण है माजिद अली के काफी पक्ष में है। माजिद अली मुस्लिम प्रत्याशी है, उस इलाके में उनकी काफी पैठ है, लिहाजा उन्हें सहारनपुर से माजिद अली को प्रत्याशी बताया गया। कैराना में चूंकि श्रीपाल सिंह लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे और काम करते रहे, तो श्रीपाल सिंह को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति की बात कर ले, बिजनौर से विजेंद्र सिंह की बात कर ले, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, काफी दिनों तक उनका नाम चर्चा में रहा है, दलित कैंडिडेट है, तो इनको टिकट प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी को, रामपुर से जिशान खान को, संभल से जो है वो सौलत अली है, इसके साथ ही अमरावती से मुजाहिद हुसैन है, मेरठ से देवव्रत त्यागी है, बागपत से प्रवीण बंसल है, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी है, बुलंदशहर से भी दलित प्रत्याशी गिरीश चंद्र जाटव जो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी है, पुराने कार्यकर्ता है, उनको वोट दिया गया है। इसके साथ ही आंवला से आबिद अली बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, उनको टिकट दिया गया है। पीलीभीत से अनीस अहमद खान फूल बाबा लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते रहे, सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर देखे जाते रहे, तो उनको टिकट दिया है। शाहजहांपुर से भी जो है वो दलित को जो है वो दरोगा वर्मा को टिकट दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने इन जो 16 सीटों के नामों का ऐलान किया है, इसमें हर तरह से जातीय क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए नामों का ऐलान किया गया। जी बिल्कुल निखिल, और ऐसे में तमाम मंथनों का दौर चला, जिसके बाद ये 16 नाम फाइनल हुए हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 24 का रण इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि आप पूरे चुनाव में देखिए, बसपा का स्टैंड शुरू से ही साफ था कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में जाएगी, अकेले ही लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कई कवायद लगाए गए कि बहुजन समाज पार्टी की चर्चा कांग्रेस के साथ हो रही है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जा सकती है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया था पहले दिन से कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो अकेले ही चुनावी मैदान में होगी और अकेले दम पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताएगी। तो आप देखें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये आखिरी तक ये तय भी कर दिया कि जो है बसपा किसी भी स्थिति में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और आज जब 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है केंद्रीय कार्यालय की तरफ से, तो ये बात और तस्वीरें भी सीधे सीधे साफ हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद ये जिम्मेदारी उठाई है कि वो तमाम जो प्रत्याशी हैं जो उत्तर प्रदेश में तमाम लोकसभा चुनाव होने हैं, उनकी जो सीटें हैं उन पर प्रचार अभियान शुरू करेंगी। ये माना जा रहा है कि 10 अप्रैल के आसपास से बसपा सुप्रीमो मायावती का जो चुनावी दौरा है वो शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के तमाम राज्यों में ये चुनावी दौरा होगा। तो आसपास के राज्यों में भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 16 नाम की पहली लिस्ट आ चुकी है। जी बिल्कुल निखिल, और ऐसे में बीएसपी जब अकेले ही चुनावी मैदान में इस बार उतरी है, उनका मुकाबला कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन से है, साथ ही साथ बीजेपी से है, तो ऐसे में चुनौतियां क्या रहने वाली है? ये जो 16 लिस्ट हम देख रहे हैं 16 प्रत्याशियों की, इसमें से जो तमाम जो नाम सामने आए, इनके सामने जिम्मेदारी क्या रहने वाली है, चुनौतियां क्या रहने वाली है? देखिए, मैंने जैसा बताया कि जो भी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं वो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के आधार पर उतारे गए। तो चुनौतियां कोई नहीं है, ये बात बहुत साफ है प्रत्याशियों के सामने। सभी प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए कह दिया गया है और जो संगठन के पदाधिकारी हैं तो उनको भी लगाया गया है कि वो इन तमाम जो प्रत्याशी जो 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है उनके क्षेत्रों में जाकर उनके पक्ष में प्रचार करें, ताकि मजबूती से बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिता सके। आप पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, जिसके सबसे ज्यादा जो है वो एमपी चुनाव जीतकर आए थे लोकसभा में। तो ये उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कैडर का आप अंदाजा इस चीज पर लगा सकते हैं कि भाजपा के बाद सबसे ज्यादा जो है एमपी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बहुजन समाज पार्टी के पास थे, वो उसके प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए थे। तो जो परिस्थिति पिछले चुनाव में देखने को मिली है उसे और बेहतर करने का प्रयास बसपा की तरफ से किया जा रहा है। ये वजह बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद एक एक नामों को बाकायदे जो है वो उस पर रिसर्च की है, उन लोगों से चर्चा की है और उसके बाद प्रत्याशियों को मैदान उतारा। जी निखिल, श्रीपाल सिंह को कैराना से प्रत्याशी बनाया गया है, इसके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स रहे होंगे, क्या कुछ वो समीकरण जैसे साधने का प्रयास किया गया है?
देखिए, कैराना एक महत्वपूर्ण इलाका है और कैराना में जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का होना चाहिए, वो उसके दृष्टिकोण को देखते हुए जो है वो शिवपाल सिंह को कैराना से उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि बसपा ये चाहती है कि कैराना एक ऐसा महत्वपूर्ण इलाका है चुनावी राजनीति के हिसाब से देखें तो कैराना में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर दिखाई पड़ रहा है शिवपाल सिंह। और बसपा की ये रणनीति भी रही है कि सीटवार जो है बाकायदे प्रत्याशियों के नामों का चयन करने में जो है पदाधिकारियों को लगाया जाए और पदाधिकारियों की सलाह के आधार पर ही सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाता। जी बिल्कुल निखिल, गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो वहां से जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया है उसके पीछे ग्राउंड फैक्टर्स क्या रहे? देखिए, एक एक सीट जैसे मैंने बताया, चाहे वो सहारनपुर की बात हो, चाहे कैराना की बात हो, चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे बिजनौर की बात हो, चाहे नगीना की बात हो, या चाहे मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ की बात हो, सभी जगह जब प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा था उस दौरान जो कमेटियां थी उन कमेटियों के सुझाव के आधार पर ही प्रत्याशियों के नामों का चुनाव किया गया। लिहाजा वहां का जो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण है उसकी पर बाकायदे बहुजन समाज पार्टी ने रिसर्च कर रखी है। निखिल, और ऐसे में इस बार जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इंडी गठबंधन भी चुनावी रण में है, बीजेपी भी है और बीएसपी भी दम भर रही है। तो ऐसे में जो अगर कहा जाए चुनावी जो रण है वो इस बार क्या देखने को मिल सकता है? क्योंकि देखिए जो तमाम हम नाम देख रहे हैं इस लिस्ट में वो कहीं ना कहीं बेहद ही मंथन के दौर के बाद ही कहीं ना कहीं सिलेक्ट किए गए हैं। देखिए, बसपा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है तो उसमें जो नामों का चयन होता है वो बेहद ही गंभीरता के आधार पर होता है। जैसा मैंने बताया कि आप पिछले लोकसभा चुनाव को आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी 10 उम्मीदवार, वो तब जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी तो उस दौरान बहुजन समाज पार्टी के जो है वो जीते थे और सभी लोकसभा सदस्य बने। तो बहुजन समाज पार्टी को बात बखूबी पता है कि किस तरह से चुनावी समीकरण रणनीति में काम करना है, किस तरह से प्रत्याशियों के नामों का चयन और मंथन करना है। तो ये सभी रणनीति को समझते हुए सारे समीकरणों को साधते हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। जी निखिल, बिल्कुल। और जैसे अगर हम जिक्र करें नगीना का, वहां से भी सुरेंद्र पाल सिंह पर भरोसा जताया गया है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर जिक्र यहाँ पर चुनौतियों को लेकर किया जाए तो नगीना में क्या चुनौतियां रहने वाली है उनके सामने? देखिए, एक आप चाहे वो नगीना की बात करें और चाहे मुरादाबाद की बात करें, चाहे सुरेंद्र पाल सिंह की बात करें, चाहे मोहम्मद इरफान कैसी की बात करें, ये दोनों ही अपने क्षेत्र में लोकप्रिय जो है वो जो है नेता रहे हैं, लोकप्रिय लंबे समय से काम करते रहे। और जो जाति का समीकरण, चाहे वो जो है मुस्लिम बिरादरी की बात हो, चाहे इसके साथ ही दलित और पिछड़े की बात हो, तो जो जातिगत समीकरण है वो इस बात का संकेत देता है कि ये दोनों ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में अच्छा अपना परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। लिहाजा यही वजह है कि बसपा की तरफ से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो आप देखिए, सभी 16 सीटों पर जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, सबके पीछे बाकायदे रिसर्च की गई है। और आने वाले समय में आप जब लोकसभा चुनाव होंगे तो ये माना जाता है कि अल्पसंख्यक वोट जिस पार्टी के साथ होंगे, जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, उनकी प्रत्याशी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ। देखिए, अगर हम ये लिस्ट देखें तो 7 मुस्लिम प्रत्याशी इसमें है। ऐसे में क्या इसके पीछे रणनीति रही होगी? देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ये बात बखूबी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि अल्पसंख्यकों की एक बड़ा कैडर है, बड़ी टीम है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार चुनावी प्रचार अभियान में लगी हुई है। तो उनको जो है किस तरह से संगठित किया जाए, उनको किस तरह से इकट्ठा किया जाए, इसको लेकर ये मंथन बहुजन समाज पार्टी में चल रहा था। यही वजह है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को प्रत्याशी बनाया गया और आने वाली जो लिस्ट आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।